लाल चंदन, रक्त चंदन, रेड सैंडर्स और ब्लड सैंडलवुड ऐसे कई सारे नामों से फेमस एक बहुत ही खास पेड़ की प्रजाति सिर्फ भारत में मौजूद है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। लेकिन इस पेड़ में ऐसा क्या है कि भारत में और भारत से ज़्यादा विदेशी मार्केट में लोग इसे खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक सबसे हैरानी वाली बात कि इस खास लाल चंदन का सिर्फ एक पेड़ आंध्र प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में भी मौजूद है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इतना बड़ा और महंगा पेड़ आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तो महाराष्ट्र के उस पेड़ में ऐसा क्या खास है कि उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है और उसकी दिन रात की जाने वाली सिक्योरिटी पर अब तक लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। चलिए ये सारी बातें जानते हैं आज के इस एपिसोड में। रक्त चंदन के पेड़ के महंगे होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये पेड़ बहुत रेयर है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही उगता है और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में आप इस पेड़ को कहीं भी लगा सकते हो, नहीं। ये पेड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश के 4 जिले चित्तूर, कर्नूल, कडप्पा और नेल्लोर में फैले शेषाचलम के जंगलों में ही मिलता है, क्योंकि इसी रीजन की मिट्टी में वो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, वो एटमॉस्फेयर यहाँ मौजूद है जो इस पेड़ को उगाने के लिए जरूरी होता है। इंडिया के बाहर सिर्फ श्रीलंका और फिलीपींस के कुछ हिस्सों में ही ये पेड़ थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है, लेकिन उनकी ज्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि इस पेड़ को दूसरी जगह पर उगाने की कोशिशें नहीं की गई। चीन ने भी इस पेड़ को उनके देश में उगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बुरे तरीके से फेल हुए थे। मजबूरन उन्हें आज भारत पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में भी किसानों ने इसे शेषाचलम के जंगलों के बाहर उगाने की कोशिशें की थी, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी निकल के नहीं आती और उन्हें अच्छी कीमत भी नहीं मिलती। दूसरी जगह पर उगाने में एक और मुश्किल ये भी है कि शेषाचलम के जंगलों में एक पेड़ 20 साल में पूरा ग्रो हो जाता है, तो दूसरी जगह पर इसे लगाकर ग्रो करने में 40 साल तक का समय लगता है। एक तो इस पेड़ की पूरी ग्रोथ होने में बहुत समय लगता है, लिमिटेड जगह पर ही इनका प्रोडक्शन होता है और इनका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इसीलिए सप्लाई कम होने की वजह से इस लकड़ी की कीमत करोड़ों में है। अच्छी क्वालिटी के 1 टन लाल चंदन की कीमत 1 से 1.5 करोड़ तक मिलती है। इस लकड़ी के 2 हिस्से होते हैं, सैपवुड जो बाहर का एक सफेद हिस्सा होता है और दूसरा होता है हर्टवुड जो इसके कोर में होता है। और इसी खून जैसे लाल हार्टवुड के पीछे पूरी दुनिया पागल है। जैसा कि नॉर्मल चंदन होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही चंदन का पेड़ होता है, बस इसमें खुशबू नहीं होती और इसका रंग खून जैसा लाल होता है। नॉर्मल चंदन के लिमिटेड यूजेस होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, साबुन बनाने में और इंसान के मरने के बाद उसे जलाने के लिए भी। लेकिन लाल चंदन को ऐसे ही हम नहीं जला सकते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और इसका इस्तेमाल कई सारी चीजों में होता है। अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, महंगे फर्नीचर और कई सारे आर्टिस्टिक चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए कई सारी औषधियों को और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी इन पेड़ों का यूज किया जाता है। और इस लाल चंदन की डिमांड भारत में कम और भारत से बाहर ज्यादा है और विदेशी लोगों को इस लकड़ी की अहमियत जो है वो आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही समझ आ चुकी थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 16वीं सदी में चीन में क्विंग डिनास्टी के समय में इस लकड़ी को वहां एक्सपोर्ट किया जाता था और उस लकड़ी का इस्तेमाल घर के कई सारे हिस्सों को बनाने के लिए होता था। तो जापान में काफी पहले से ही एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शैमिसेन बनाने के लिए इस लाल चंदन का इस्तेमाल होता आ रहा है। चीन में इस लाल चंदन की लकड़ी से बनी चेयर 10 लाख में बेची जाती है और वहां लोग इसे खरीदते भी है। चीन और जापान में इस लकड़ी की इतनी डिमांड है कि वहां के व्यापारी अब इस लाल चंदन के लकड़ी को परखने में भी काफी होशियार हो चुके हैं। वो लोग लकड़ी के टुकड़े को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो टुकड़ा जंगल में मौजूद पेड़ से आया है या फिर कहीं और उगाया गया है, क्योंकि सिर्फ शेषाचलम की पहाड़ियों पर उगने वाले पेड़ों से निकाले गए चंदन को ही करोड़ों की कीमत मिलती है। इसलिए ये तस्कर लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इसकी तस्करी करते हैं। लाल चंदन के तस्करी की जब भी बात निकलती है तो सबसे पहले जिक्र होता है वीरप्पन का। वीरप्पन को तो 20 साल पहले ही पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उस समय सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि वीरप्पन की मौत के बाद ये तस्करी रुक गई। उल्टा वीरप्पन की मौत के बाद उससे इंस्पायर होकर कई सारे लोग इस तस्करी के काम में उतर गए थे और ये तस्करी आज तक चालू है। पुलिस भी आज तक इन लोगों का रैकेट कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाई है। ये लोग जंगलों में ही रहते हैं और काफी सिस्टमेटिक वे में अपना तस्करी का काम करते हैं।
इनका ये काम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जैसे कि पेड़ काटना, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करना और फिर बंदरों में जहाज में लाद कर उनको चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में भेज देना। ये काम काफी शातिर और फिल्मी तरीके से किया जाता है। खाने पीने की चीजों के साथ इन लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है और फिर आगे समुद्र के रास्ते से ये माल दूसरे देशों में रवाना कर दिया जाता है। सरकार ने लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए 2015 में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, जिनका काम ही यह है कि वो इस कीमती लकड़ी की होने वाली तस्करी को रोके। लेकिन इसके बावजूद हर साल करोड़ों का माल तस्करी करके धड़ल्ले से विदेशों में पहुंचाया जाता है। इसके पीछे का मेन रीजन है करप्शन। पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक इस पूरी तस्करी में शामिल होते हैं। बताया जाता है कि इस तस्करी में शामिल एक नॉर्मल पुलिस वाला एक हफ्ते के 70 से 80 हजार रुपए कमाता है। तो सोचिए कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन का इसमें कितना कट होगा। सिर्फ पैसा कमाने की लालच में ये तस्कर लोग और सारे मिडलमैन इतने अंधे हो गए थे कि साल 2000 में इन पेड़ों की संख्या ड्रास्टिकली कम हो गई थी। नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इस संस्था को इस मैटर पर अपना ध्यान देना पड़ा था और फिर उन्होंने इस लाल चंदन की लकड़ी को एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया था और इस पेड़ को उगाने और बेचने के लिए बैन भी कर दिया था। लेकिन इसका नतीजा पूरा उल्टा हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने तो इसे लीगली इंटरनेशनल मार्केट में बेचना बंद कर दिया था। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर तस्करी वालों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया और इसकी स्मगलिंग और ज्यादा होने लगी थी, जिसके बाद 2021 में सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा था वो हटा दिया और आज लीगली भी इन पेड़ों का एक्सपोर्ट होता है और तस्कर लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। इन पेड़ों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस वालों ने कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाए हैं और कई बार एनकाउंटर्स भी किए हैं। लेकिन ये एनकाउंटर्स भी हमेशा सवालों के कटघरे में होते हैं, क्योंकि एनकाउंटर किसी बड़े सिंडिकेट मेंबर का नहीं होता और ना ही किसी पॉलिटिशियन का होता है, बल्कि ये एनकाउंटर्स होते हैं उन मजदूरों के जो पर डे के हिसाब से इन पेड़ों की कटाई करते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तस्करी का काम रुकता है। तो इन पेड़ों की तस्करी को रोका कैसे जाए, ये सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शेषाचलम की पहाड़ियों से दूर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में देवराई गांव में एक रक्तचंदन का पेड़ मौजूद है और उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। इस पेड़ के इतने महंगे होने के पीछे की वजह है इसकी उम्र। 150 साल से भी पुराना ये पेड़ इतना बड़ा है कि अगर इसकी लकड़ी बेची जाए तो उससे 100 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। 5-6 सालों पहले तक इस गांव के लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये पेड़ रक्तचंदन का है। हाँ, गांव वालों का ये कहना है कि उन्हें ये पता था कि ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग है और इसमें औषधीय गुणधर्म है। जब भी गांव के किसी गाय या बैल को कुछ इन्फेक्शन होता था तो इस पेड़ की खाल निकाल कर उस जख्मी जानवर पर लगाई जाती थी, जिसके बाद वो जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता था। 4-5 साल पहले ही वन विभाग को पता चला है कि ये पेड़ कौन सा है। जिस दिन से पता चला है कि ये पेड़ रक्तचंदन का है, उसी दिन से इस पेड़ को 24 घंटे की सिक्योरिटी भी दी गई है और उसके बाद भी इस पेड़ की कटाई करके चोरी करने की कोशिशें भी कई बार हो चुकी है, लेकिन ये पेड़ आज भी यहाँ पर खड़ा है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में उगने वाला ये पेड़ महाराष्ट्र के इस गांव में कैसे पहुंचा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक तो किसी अंग्रेज ने ये पेड़ यहाँ पर लगाया होगा या फिर किसी पक्षी के मल से इसका बीज यहाँ तक पहुंचा होगा। अब सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। अब रक्तचंदन के पेड़ों को बचाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो ये बहुत रेयर है और अगर जरूरत से ज्यादा इसकी कटाई होती रही तो शेषाचलम के जंगल का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। और सिर्फ रक्तचंदन ही नहीं, पेड़ों को वैसे भी नहीं काटना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी पेड़ हो। रही बात शेषाचलम के जंगलों की, तो वहां पर आज भी तस्करी का काम चल रहा है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन पेड़ों की कटाई के पीछे और जंगलों के बर्बाद होने के पीछे सिर्फ ये तस्कर लोग नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिशियन और पुलिस वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ऐसे गलत काम को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। इस पर आपके विचार क्या है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।